महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार का एक प्लेन क्रैश में निधन। ये एक नेशनल ट्रेजेडी तो है ही, लेकिन आप सोचिए, जब इतनी हाई प्रोफाइल घटना होती है ना, तो वो सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन बनकर नहीं रह जाती। ये असल में हमारे गवर्नेंस, हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और जो हमारी इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है, उस पर कुछ बेहद गंभीर सवाल खड़े कर देती है। तो सवाल यही है, एक प्लेन क्रैश, क्या वो सिर्फ एक एक्सीडेंट होता है, या फिर कभी-कभी ये गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी पर भी बड़े सवाल खड़े कर देता है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, और वो भी सिर्फ फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर। वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। यहाँ हम करंट अफेयर्स को सिर्फ हेडलाइंस की तरह नहीं देखते, बल्कि हम उसे गवर्नेंस और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लेंस से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे इशू को ठीक से समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हादसे की बात करेंगे, फिर अजीत पवार का एक छोटा सा परिचय, इसके बाद इस हादसे के पीछे के सवाल, फिर देखेंगे कि ये सिस्टम के लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों है, आगे क्या करना चाहिए, और हाँ, एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 बात करते हैं उस दुखद हादसे की। देखते हैं कि जो शुरुआती अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं, ऑफिशियल सोर्सेज और इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से आखिर हुआ क्या था। तो वक्त था सुबह के लगभग 8:45। एक प्राइवेट जेट लेयर जेट 45 मुंबई से बारामती के लिए लैंड करने की कोशिश कर रहा था। फ्लाइट रेडार 24 का डेटा बताता है कि एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग का दूसरा अटेम्प्ट किया और उसी दौरान वो क्रैश हो गया। वहां जो आई विटनेसेस थे, उनका कहना है कि क्रैश के ठीक बाद उन्होंने एक बड़ा सा आग का गोला देखा और फिर एक के बाद एक कई धमाके हुए। आइए इस इंसिडेंट की डिटेल्स पर एक नजर डाल लेते हैं। एयरक्राफ्ट था लेयर जेट 45, ऑपरेटर कंपनी थी VSR, रूट था मुंबई से बारामती, जो कि अजीत पवार की अपनी कंस्टिट्यूएंसी है। और सबसे दुख की बात, DGCA ने कंफर्म किया कि इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में डेप्यूटी CM अजीत पवार तो थे ही, उनके साथ साथ उनके 2 पर्सनल स्टाफ मेंबर्स और 2 पायलट/क्रू मेंबर्स, इन सब की जान चली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 5 परिवारों के लिए एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस इंसिडेंट के गवर्नेंस इंप्लीकेशंस को ठीक से समझना है ना, तो पहले ये जानना जरूरी है कि अजित पवार का पॉलिटिकल स्टैचर आखिर था क्या। देखिए, अजित पवार कोऑपरेटिव मूवमेंट से निकले एक बिल्कुल जमीनी नेता थे। महाराष्ट्र का जो शुगर बेल्ट है, वहां उनका काफी गहरा असर था। NCP फाउंडर शरद पवार के भतीजे होने के नाते एक बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी तो थी ही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस वक्त यह हादसा हुआ, वो महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे और सेंटर में NDA लेड कोalition का हिस्सा भी। मतलब साफ है कि उनकी सुरक्षा एक हाई प्रायोरिटी कंसर्न होनी चाहिए थी। उनके निधन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया था। उन्हें एक मेहनती व्यक्तित्व कहा। यहां तक कि उनके सम्मान में स्टेट में 3 दिन का राजकीय शोक भी अनाउंस किया गया। ये सब चीजें उनकी नेशनल इंपॉर्टेंस को साफ साफ दिखाती हैं। तो चलिए अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, वो सवाल जो यह हादसा अपने पीछे छोड़ गया है। पहला सवाल, जब भी कोई ऐसी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल डेथ होती है, सबसे पहला शक साजिश का ही उठता है। देखिए, हम यहां किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन गवर्नेंस के एंगल से यह सवाल उठाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसी थ्योरीज पब्लिक ट्रस्ट को कमजोर करती हैं, खासकर तब जब इन्वेस्टिगेशन आगे जाकर ट्रांसपेरेंट ना हो। और यहां एक चीज गौर करने वाली है कि ये कोई पहला या अकेला इंसिडेंट नहीं है। अगर हम हिस्ट्री देखें, डॉक्टर होमी भाभा से लेकर माधवराव सिंधिया और अभी हाल ही में जनरल बिपिन रावत तक, हमने कई इंपॉर्टेंट नेशनल फिगर्स को ऐसे ही हादसों में खोया है। और हर बार साजिश की बातें उठती हैं। ये जो पैटर्न है ना, ये कहीं ना कहीं सिस्टम में बार बार हो रहे फेलियर्स की तरफ इशारा करता है, और इसी से ऐसी अफवाहों को और बल मिलता है। ओके, अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो शायद ज्यादा प्रैक्टिकल है। सवाल है, क्या ये एक टेक्निकल फेलियर था? मतलब क्या एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में, उसके पार्ट्स में, या उसके डिजाइन में ही कोई कमी थी? देखिए, अगर ये टेक्निकल फेलियर था ना, तो ये सिर्फ एक मशीन का फेल होना नहीं है। ये सीधे सीधे सवाल उठाता है हमारी एविएशन रेगुलेटरी बॉडी यानी DGCA पर, उनकी इफेक्टिवनेस पर। क्योंकि DGCA का काम ही यही है कि वो इंश्योर करे कि हर एयरक्राफ्ट, खासकर जो VIPs को ले जा रहा है, वो 100% एयरवर्दी हो। तो सवाल उठता है, क्या रेगुलर ऑडिट्स में कोई कमी थी? क्या ऑपरेटर की गलतियों पर आंखें बंद कर ली गई थी? और अब तीसरा सवाल, ऑपरेशनल लैप्स का। इसका मतलब क्या है?
हो सकता है प्लेन बिल्कुल ठीक ठाक था, A1 कंडीशन में, लेकिन उसे ऑपरेट करते वक्त, जैसे प्री फ्लाइट चेक्स, पायलट की ट्रेनिंग या लैंडिंग प्रोसीजर्स में कोई लापरवाही हो गई। ये होता है ह्यूमन एरर का एंगल। लेकिन याद रखिए, ह्यूमन एरर भी अक्सर सिस्टम में मौजूद फ्लॉज का ही नतीजा होता है। अगर आप गवर्नेंस और पब्लिक सेफ्टी से जुड़े इन गंभीर मुद्दों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अब आते हैं इसके अगले हिस्से पर। क्रूशियल पॉइंट ये है कि वजह चाहे जो भी निकले, कंस्पिरेसी, टेक्निकल फेलियर या ऑपरेशनल लैप्स, तीनों ही सूरतों में ये हमारे पूरे सिस्टम की फंक्शनिंग पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। इसे समझने के लिए इस चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी को देखिए। सबसे ऊपर है एविएशन मिनिस्ट्री, जो पॉलिसीज बनाती है। फिर आता है रेगुलेटर, DGCA, जो उन पॉलिसीज को लागू करता है। उसके नीचे है प्राइवेट ऑपरेटर, जिसकी जिम्मेदारी मेंटेनेंस और ऑपरेशंस की है। और आखिर में आते हैं क्रू और स्टाफ, जो ग्राउंड पर प्रोटोकॉल्स को अंजाम देते हैं। ये हादसा साफ साफ बताता है कि इस पूरी चेन में कहीं ना कोई कड़ी जरूर कमजोर थी। आप सोचिए, जब देश के डेप्यूटी CM या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एयरक्राफ्ट ही सेफ नहीं है, तो ये एक मामूली आइसोलेटेड इंसिडेंट कैसे हो सकता है? ये तो सीधे सीधे एविएशन मिनिस्ट्री और DGCA की क्रेडिबिलिटी, उनके काम करने के तरीके पर एक स्ट्रेस टेस्ट बन जाता है। और ये पब्लिक ट्रस्ट का सवाल है। तो ठीक है, ये सब हो गया। अब आगे क्या? इस सिचुएशन में आगे का सही रास्ता क्या होना चाहिए? क्योंकि सिर्फ शोक जताने से सिस्टम तो ठीक नहीं होने वाला। जरूरत है कॉन्क्रीट एक्शन की। तो सबसे पहली जरूरत है एक हाई लेवल इम्पार्शियल जांच की। और ये जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIB जैसी इंडिपेंडेंट बॉडी को करनी चाहिए। जांच का फोकस सिर्फ इस पर ना हो कि क्या हुआ, बल्कि इस पर हो कि क्यों हुआ। असली रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना ही होगा। और फिर जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाया जाए, चाहे वो कोई सरकारी ऑफिशियल हो या कोई प्राइवेट कंपनी, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी ही पड़ेगी ताकि आगे के लिए एक स्ट्रांग मैसेज सेट हो। और अब खास तौर पर उन सभी के लिए जो सिविल सर्विसेज या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस पूरे इंसिडेंट को एक केस स्टडी की तरह देखिए। जब आप GS पेपर 2 गवर्नेंस पढ़ेंगे तो इस केस को आप इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और रेगुलेटरी बॉडीज के टॉपिक में एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं। पब्लिक सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। ये बताती है कि VIP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में कहाँ कमियां हो सकती हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। सही मायने में ये इंसिडेंट DGCA जैसी बॉडीज में TN सेशन जैसे रिफॉर्म्स की जरूरत को हाईलाइट करता है। तो देखिए, हमने फैक्ट्स और एनालिसिस आपके सामने रख दिया है। अब एक सवाल आपके लिए है। आपके हिसाब से ऐसे इंसिडेंट्स को भविष्य में रोकने के लिए सबसे जरूरी सिस्टम लेवल रिफॉर्म क्या होना चाहिए? अपने वेल थॉट आउट आंसर्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। और ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल और एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस के लिए मेगामाइंड अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।